नमस्कार। कॉन्जुगेशन के बाद आते हैं हम बैक्टीरिया में जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की दूसरी प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, उससे किस तरह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है बैक्टीरिया में। तो इसकी खोज एवरी और मैक्लियोड मैकार्टे, तीन साइंटिस्ट ने मिलके 1944 में की थी। इन्होंने प्रयोगशाला में इसका प्रदर्शन किया था और इन्होंने बताया था कि इस प्रक्रिया में क्या होता है कि एक बैक्टीरियल सेल का डीएनए दूसरी बैक्टीरियल सेल में प्रवेश करता है। किसके द्वारा प्रवेश करता है, तो उस माध्यम के द्वारा प्रवेश करता है जिस माध्यम में बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं, जहाँ पर उनकी बैक्टीरिया की वृद्धि हो रही है। मतलब बैक्टीरिया आपस में कॉन्जुगेशन या आपस में मिलके नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक बैक्टीरिया का डीएनए उस मीडिया के द्वारा, जिस मीडिया में ग्रो हो रहे हैं, उस मीडिया के द्वारा ही दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए में प्रवेश करता है। और इन साइंटिस्टों के द्वारा बैसिलस, हीमोफाइलस, नाइजीरिया, इन बैक्टीरिया में इस तरह की प्रोसेस को देखा गया था। और ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर रूपांतरण संभव हो उनको कॉम्पिटेंट सेल कहा जाता है। और डीएनए का स्ट्रेन का वो अंश जो रूपांतरण के योग्य होता है उसको ट्रांसफर फैक्टर कहा जाता है। मतलब जो डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में प्रवेश करेगा वो डीएनए कहलाता है ट्रांसफर फैक्टर। और जो सेल में ये सामर्थ्य है वो कहलाती है कॉम्पिटेंट सेल। अब ये किस तरह से होती है प्रोसेस पूरी, तो इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले चरण में जो एक्सोजीनस डीएनए है, जो कि ट्रांसफ़र फैक्टर के रूप में काम में आता है, तो जो बैक्टीरिया सेल में एक दूसरी बैक्टीरिया सेल में प्रवेश करता है, तो इसका जो अवशोषण है वो किस तरह से होगा कि अवशोषण सबसे पहले बैक्टीरियल सेल में कुछ एब्जॉर्प्शन साइट्स होती हैं। उसकी सेल वॉल में कुछ माइन्यूट पोर्स होते हैं और उसके अवशोषण के पश्चात एक्सोजीनस डीएनए का ग्राही कोशिका के आनुवंशिक पदार्थों में इनकॉर्पोरेशन हो जाता है और समावेशन हो जाता है। अब ये बैक्टीरिया का जो डीएनए है, तो जिस मीडिया के अंदर बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं, तो उस मीडिया में उस बैक्टीरिया का डीएनए, एक बैक्टीरिया जिसके अंदर ट्रांसफ़र फैक्टर, जिसका डीएनए दूसरी बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होगा, तो वहाँ पर उसकी सेल वॉल और ये सारा डिसोल्यूशन हो जाएगा और वो उसका डीएनए फ्री हो जाएगा। वो डीएनए उस मीडिया से फ्री होकर दूसरे बैक्टीरिया की सेल पर जाएगा, तो उस सेल से वो एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब किस तरह से होगा कि उसके अंदर कुछ ऐसे माइन्यूट पोर्स हैं सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल में कुछ ऐसी एब्जॉर्प्शन सरफेस है जिनके द्वारा उस वो डीएनए जो है उस बैक्टीरिया के एब्जॉर्प्शन साइट से एब्जॉर्ब, दूसरे बैक्टीरिया के एब्जॉर्प्शन साइट से एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप और उसके डीएनए से इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो जिसके फलस्वरूप रूपांतर कोशिका इस प्रावस्था में द्विगुणित हो जाती है और इसके विभाजन से ट्रांसफॉर्म्ड डॉटर सेल की उत्पत्ति होती है। जीवाणु कोशिका के अंदर, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये बैक्टीरियल सेल है। इस बैक्टीरियल सेल के अंदर एक दूसरी बैक्टीरिया का डीएनए जो है वो प्रवेश करता है, फ्री डीएनए यहाँ पर, और ये इस तरह से ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगा यहाँ पर, और ये इस तरह से यहाँ पर कुछ समय के लिए डिप्लॉयड हो जाएगी। और उसके बाद ये दो डॉटर कोशिकाओं में यहाँ पर जेनेटिक चेंज हो गया है आपस में। ये जेनेटिक जीन्स का जो मतलब डीएनए का जो चेंज हुआ है इनकॉर्पोरेशन से, ये यहाँ पर स्मॉल ई, कैपिटल ई, इस तरह से ये चेंज हुआ है, जिसको हमने स्मॉल ई कैपिटल ई से डिनोट किया है। और ये जब चेंज हुआ, यहाँ पर हमारे पास जो बैक्टीरिया है उसके अंदर कैसे स्मॉल ई वाला डीएनए है, और जब इनका ये जो दूसरा फ्री डीएनए इसके अंदर इंटर किया, इनकॉर्पोरेट हुआ, ये इस तरह से बैक्टीरिया बना, ये जो डीएनए ये इस तरह से बना। और ये यहाँ पर जो डॉटर सेल जो बनी उसके अंदर ये जो नया बैक्टीरिया जो इनकॉर्पोरेट हुआ है उसी के जैसे गुण वो इसमें उसका समावेशन हो गया।
तो इस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब ये प्रक्रिया जो है, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया कुछ विशेष परिस्थितियों में ही प्रदर्शित होती है। तो कोशिका की जो जिस विशेष अवस्था को, जिस अवस्था में ये होती है, उसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ कॉम्पिटेंस। और ये जो स्टेट ऑफ कॉम्पिटेंस, लेकिन उच्च तापमान, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, केमिकल म्यूटेंट आदि की उपस्थिति में ट्रांसफॉर्मिंग की जो प्रोसेस है वो नहीं होती है। इसके विपरीत कल्चर मीडियम के अंदर यदि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की मात्रा बढ़ा देते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इसी प्रकार से ग्राही कोशिका के माध्यम में हम यदि एल्बुमिन की मात्रा को बढ़ा देते हैं तो ट्रांसफॉर्मिंग कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। सामान्यतः ये प्रक्रिया 29 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उसके लिए अनुकूल है। और ये जो रूपांतरण की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कई सारे कारक है, जैसे संवर्धन माध्यम का जो कंपोजिशन है, टेम्परेचर है, ग्राही कोशिका की फिजियोलॉजिकल स्टेट है, इन पर निर्भर करता है। विभिन्न जीवाणुओं में रूपांतरण की जो आवृत्ति है वो 0.047 से 0.0004% तक होती है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है, इसका एक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने इसकी स्टडी की है डिप्लोकोकस निमोनाई नाम के बैक्टीरिया में। जो डिप्लोकोकस निमोनाई एक बैक्टीरिया जो इसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, जिससे कि निमोनिया की डिसीज़ होती है। तो इसके 2 स्ट्रेन का वो अध्ययन कर रहे थे। तब उन्होंने यह भी बताया था कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। अब ग्रिफिथ ने क्या किया था कि 2 स्ट्रैंड लिए। एक स्ट्रैंड था जो चिकनी और कैप्सुलेटेड सेल थी, और दूसरी जो थी उसको, जो चिकनी और कैप्सुलेटेड सेल है, उसको उन्होंने नाम दिया S3 स्ट्रेन, जो कि वीरुलेंट और पैथोजेनिक होती है। और दूसरी स्ट्रेन जो है ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई की, और दूसरी जो स्ट्रेन है वो रफ और नॉन कैप्सुलेटेड है। इसको नाम दिया, ये होती है R2 स्ट्रेन। तो ये जो होती है ये नॉन वीरुलेंट और नॉन पैथोजेनिक होती है। अब जो स्ट्रेन S3 और चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न करता है और उनकी मृत्यु के लिए ये उत्तरदायी होता है, जबकि R2 स्ट्रेन जो है वो उसके संक्रमण से चूहों में निमोनिया का रोग उत्पन्न नहीं होता है। अब उन्होंने क्या किया कि जो ये दोनों स्ट्रैंड का चूहों पर प्रयोग किया। तो वो कैसे किया कि R2 स्ट्रेन जो है वो चूहों में इंजेक्ट कराया, और उन्होंने देखा कि इससे चूहों में रोग नहीं होता है और वो नहीं मरते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती है। S3 स्ट्रेन को चूहों में इंजेक्ट किया और उन्होंने देखा कि निमोनिया का रोग हो जा रहा है चूहों को और उनकी मृत्यु हो जाती है। थर्ड स्टेप में उन्होंने क्या किया कि जो S3 स्ट्रेन है उसके बैक्टीरिया को उनको 85 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म किया। गर्म करने पे वो नॉन पैथोजेनिक हो जाते हैं। 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म किया जाता है तो वो नॉन पैथोजेनिक हो जाते हैं, या कह लो हम कि वो बैक्टीरिया डेड हो जाते हैं। अब वो जो डेड बैक्टीरिया है वो उन्होंने चूहों में इंजेक्ट किए और देखा कि चूहे में किसी तरह की कोई बीमारी नहीं हो रही है और उसकी मृत्यु नहीं होती है। फोर्थ स्टेप में उन्होंने किया कि जो S3 स्ट्रैंड वाले बैक्टीरिया हैं उनको अधिक ताप पर गर्म 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया। उसके बाद उसके अंदर R2 स्ट्रैंड वाले चूहों को उसके साथ, मतलब R2 स्ट्रैंड वाले जो बैक्टीरिया हैं उनको S3 स्ट्रैंड के बैक्टीरिया को गर्म करके उसके साथ मिला दिया, मतलब दोनों स्ट्रैंड को मिला दिया। पहले वाले को भी नॉन पैथोजेनिक कर दिया और दूसरा वाला तो नॉन पैथोजेनिक है ही। इनको मिला के इंजेक्ट किया तो उन्होंने देखा कि चूहों में निमोनिया का रोग उत्पन्न हो रहा है और जिसके कारण से चूहों की मृत्यु हो रही है।
अब जांच करने पे पता चला कि जो R2 स्ट्रैंड और एस एस S3 स्ट्रैंड वाले जो बैक्टीरिया, दोनों तरह के बैक्टीरिया वहाँ पर पाए गए। जांच में जब पता किया तो ये दोनों तरह के बैक्टीरिया वहाँ पर पाए गए। तो इसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला कि जो R2 स्ट्रैंड के बैक्टीरिया S3 स्ट्रैंड के जेनेटिक मटेरियल को ग्रहण कर लेते हैं और उसको ग्रहण करने के पश्चात उनके अंदर ये रोगकारी स्थितियां पैदा कर देते हैं। तो जिसके कारण से ये, और वो रोगकारी स्थितियां पैदा कर देते हैं मतलब वो डीएनए रिकॉम्बिनेशन हो गया उनका, और वो जो बैक्टीरिया जो डीएनए, न्यू डीएनए जो बना और उससे जो डॉटर्स बनी, जो डॉटर सेल्स बनी, वो रोगकारी संतति उनसे जो वो सारी डॉटर्स कैसी हुई, रोगकारी हुई। तो ये जो रोगकारी है ये चूहों के अंदर निमोनिया उन्होंने फैलाया और उससे उनकी डेथ हो गई। इसके बाद जो मैक्लियोड और मैकार्थी और एवरी नाम के साइंटिस्ट ने ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया के दौरान अपने प्रयोगों से ये भी सिद्ध किया कि चूहों के शरीर से जो सेगमेंटेड जो डीएनए आइसोलेट किए, वो डीएनए के फ्रैगमेंट्स जो थे उनके अंदर S3 बैक्टीरिया के प्रभेद में रूपांतरण हो गया है। उन्होंने भी यही बताया। फिर अब ये जो प्रक्रिया है तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया के दौरान बैक्टीरिया में जो डीएनए का ट्रांसफ़र हो रहा है वो जिस मीडिया में बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है उसके द्वारा डीएनए का ट्रांसफ़र हो रहा है और वहाँ पर उसका इनकॉर्पोरेशन हो रहा है और न्यू डीएनए फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो रूपांतरण की जो प्रक्रिया है, ये इस रूपांतरण की प्रक्रिया के अंदर जो डीएनए, डोनर डीएनए है, वो उसका एक सूत्री होना आवश्यक है और उसकी जो एक निश्चित लंबाई का डीएनए ही बैक्टीरिया की सेल में प्रविष्ट होता है। इसके साथ ही जो वियुक्त पदार्थ में केवल डीएनए खंड ही होता है, मतलब पूरा डीएनए का इनकॉर्पोरेशन नहीं होगा, एक सेगमेंट का ही इनकॉर्पोरेशन होगा। इसके अतिरिक्त जो उसके अंदर आरएनए है, प्रोटीन है, फैट है, इनको हटा दिया जाता है और डीएनए अणु जो है वो आसानी से उसमें दूसरे बैक्टीरिया के अंदर स्थानांतरित हो जाता है। और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स के दौरान साइंटिस्ट ने ये भी देखा कि जब चूहे जो डेड चूहा हो गया है जिससे S3 स्ट्रैंड के प्रभेद मिले हैं, उसके एक्सट्रैक्ट में डीएनएज नाम का एंजाइम भी पाया गया जो कि R2 प्रभेद के डीएनए की रूपांतरण की प्रक्रिया में नहीं था। तो इससे जो एंजाइम है इसके प्रयोग से डीएनए नष्ट हो जाता है। अब रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान जो R2 प्रभेद में एक निश्चित लंबाई का S3 प्रभेद का डीएनए खंड उसके साथ जुड़ जाता है और फिर वो उसके साथ जुड़ के और इंटीग्रेटेड हो जाता है और इस डीएनए खंड का रिप्लेस करता है और वो नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से जो R2 प्रभेद के जीवाणु कोशिका का मूल डीएनए खंड है वो भीतर स्थानांतरित S3 प्रभेद बैक्टीरिया के डीएनए के द्वारा रिप्लेस हो जाता है। तो इस तरह से ये बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होती है जो कि ये चूहों के द्वारा उन्होंने बताई है कि इस तरह से बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस हो सकती है। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है कॉन्जुगेशन से किस प्रकार से डिफरेंट है, तो कॉन्जुगेशन से ये जो प्रोसेस है, तो कॉन्जुगेशन के अंदर क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है वो एक ही जाति के बैक्टीरिया के बीच में होता है और यहाँ पर कॉन्जुगेशन दो भिन्न वंश के जीवाणु जैसे एस्चेरिचिया कोलाई, शाइजीला, साल्मोनेला,
इनके बीच में होता है। एक ही जाति के एक ही जाति के जीवाणुओं के बीच में होता है रूपांतर ट्रांसफॉर्मेशन में। और जो कॉन्जुगेशन की प्रोसेस है उसके अंदर भिन्न जीवाणुओं में, भिन्न वंश के जीवाणुओं के अंदर भी कॉन्जुगेशन हो सकता है। कॉन्जुगेशन से जो जेनेटिक चेंज, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्राप्त होता है वो टेम्परेरी होता है, जबकि ट्रांसफॉर्मेशन से जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ है वो, मतलब जेनेटिक मटेरियल का जो चेंज हुआ है वो स्थायी होता है। उसका जो डॉटर सेल्स बनती है उसका वो आनुवंशिक लक्षण होता है, जबकि कॉन्जुगेशन में वो स्थायी नहीं होता है, टेम्परेरी होता है। तो इस प्रकार से ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस बैक्टीरिया के अंदर होती है। धन्यवाद।